नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है रुकेंद्र सिंह ठाकुर और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग से पहले हम चैप्टर 5 एंड 4 और पहले के वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां से भी देख सकते हैं। देखिएगा जरूर क्योंकि कनेक्ट है एक टाइप से चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 जो 5 चैप्टर है ये कंटिन्यूसली लाइन से आपको पढ़ना है एक के बाद एक। ठीक है। इस चैप्टर से जो है आपका एमपी बोर्ड 2023 में 4 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो 1 + 1 + 1 4 ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, देन एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर से आप हो सकता है तो छोटी-छोटी डेफिनेशन जो नहीं है वो सबको छोड़ सकते हैं, पर समझ जरूर लें। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव जो है अगर बना के भी दिए तो आप वहां से उसको कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पे भी डाउट्स पूछ सकते हैं। देखते हैं स्टाफिंग क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग हमने करा था। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि जितना भी प्लानिंग करी गई है उस सब के लिए रिसोर्सेज जो रिक्वायर होगा वो रिसोर्सेज को लेकर आ जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग हो जाता है। अब वो रिसोर्सेज को लाने के बाद उनको वर्क पे करने के लिए लोगों की जरूरत होगी, तो लोगों को काम पे लगाना उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के हिसाब से वो कहलाता है आपका क्या चीज, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग की छोटी सी डेफिनेशन एक लाइन में बोले तो स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब। लोगों को काम पे लगाना ही क्या कहलाएगा, आपका स्टाफिंग कहलाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस हो सकती हैं। तो प्रोसेस में क्या क्या आता है, तो प्रोसेस में पहला आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती करना। सिलेक्शन मतलब कि लोगों को सिलेक्ट करना। देन उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना उनका, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ द वर्कफोर्स। तो ये सारी चीजें स्टाफिंग के अंदर में आती हैं। ये सब क्या होता है, तो यही अपने को आगे वीडियो में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन जो आपका 4 मार्क्स में बन सकता है, चांसेस हैं उसके ये कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या होंगे, स्टाफिंग करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला हो जाता है, पहला है ऑब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंस, ऑब्टेन कंपिटेंट पर्सनल। कंपिटेंट पर्सनल से कहने का मतलब होता है कि जो उनकी क्षमता है काम करने की उसको ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर पाते हैं स्टाफिंग की वजह से। तो प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंपिटेंट, क्षमता है ना, कंपिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। तो ज्यादा से ज्यादा वेरियस जॉब से उस पर लोगों को आप काम पे सही से लगा सकते हैं। देन हाई परफॉर्मेंस हो जाता है। हाई परफॉर्मेंस मतलब कि अगर सही व्यक्ति को जॉब पे लगाएंगे तो काम जो है आपका ज्यादा अच्छे से होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर परफॉर्मेंस बढ़ती है तो कंटिन्यूसली फिर क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है। कंटिन्यूस ग्रोथ इसलिए थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है। फिर कंटिन्यूस ग्रोथ के बाद एक आता है कि जो व्यक्ति अगर सही से आपने सही जॉब जिसको आता है उसको काम पे लगाया, अगर उसी को काम पे लगाया है तो आपका जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज सही से इस्तेमाल हो पाएंगे, वेस्टेज जो है वो आपका कम हो जाएगा, खर्चा थोड़ा आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए लिखा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देन लिखा इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जो लोगों का काम करने का मन होता है, अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर जिस चीज में उसका मन लगता है वही काम उसको दिया जाए, उस काम में वो बेहतर है तो उसका मन लगा रहेगा, तो सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है किसकी वजह से, स्टाफिंग की वजह से। फिर एक टॉपिक है जनरली जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये एक टॉपिक क्या है, ये अपने आप में अलग डिपार्टमेंट होता है। असल में किसी भी कंपनी के अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे देखना है कि वर्क फोर्स कितना रिक्वायरमेंट है, टाइम टाइम पे पता करते रहना कि रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है और उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना है। ये पूरा मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। तो यही लोग जो ये डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यही डिपार्टमेंट देखता है वेरियस जॉब्स में कौन कौन व्यक्ति एप्लीकेबल होगा और उन लोगों को लेकर आने का काम, पूरा फंक्शनिंग जो है वो मैनेजमेंट का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। तो एक टाइप से डिपार्टमेंट होता है और जनरली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें लिखा है द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड स्किल्ड ह्यूमन एलिमेंट टू द एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज को स्किल्ड ह्यूमन प्रोवाइड करने का काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में देखा लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्स है ना, डेफिनेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स के ये सारी फंक्शंस हैं जो उस किसके अंदर आती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। तो मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो स्टाफिंग वन पढ़ रहे हैं ये एक पार्ट है केवल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट कौन सा है, आपका स्टाफिंग, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी हुई है, पेपर में पूछा जा सकता क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से स्टाफिंग क्या है, तो स्टाफिंग मतलब लोगों को काम पे लगाना है। तो इसलिए लिखा है स्टाफिंग इज द पीपल सेंटर्ड, जनरली लोगों के ऊपर ध्यान रहता है एंड रिलेवेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को आपको जनरली मिलेगा। फिर हर मैनेजर की एक ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, अपने यहाँ स्टाफिंग की एक्टिविटी को देखे। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत बड़े हैं, लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, वहां पे एक पर्सनल अलग से डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ओके।
पहले इंडियन गवर्नमेंट में मंत्रालय भी था, एक ह्यूमन का है ना मंत्रालय, जो कि अब बंद कर दिया गया है क्योंकि उनका कहना है कि ह्यूमन जो है वो रिसोर्स की तरह काम नहीं कर सकते। तो एक मंत्रालय था, पहले मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री बंद हो चुकी है अब। और थर्ड लिखा है स्टाफिंग फंक्शन इज ए कंसर्न विद ट्रेनिंग। तो स्टाफिंग फंक्शन जनरली काय पे बेस्ड है? ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब काम को प्रोत्साहित करने वाले रिसोर्सेज के ऊपर जनरली डिपेंड होता है स्टाफिंग। बस इतना सा है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकता है वो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या प्रोसेस है? तो ये 4 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो है ना, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो प्रोसेस में यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो डायग्राम सिंपल सा कुछ भी नहीं है, एक बॉक्स बनाना है आपको, उस बॉक्स में सारे पॉइंट्स को लिखते जाना है, देन एरो बना के डाउनवर्ड साइड बनाते हैं कि सबसे पहले स्टेप्स है ये। स्टेप्स मतलब पहले क्या करा जाता है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है। तो पहली प्रोसेस आपका पहला स्टेप आ जाता है एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेट मतलब होता है अंदाजा लगाना, लोगों के बारे में पता करना। तो इसके अंदर इसलिए क्या क्या होता है, तो पहली चीज होती है मेकिंग इन्वेंटरी ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी जो करंट में काम कर रहे हैं उनकी क्या बनाना है, इन्वेंटरी, मतलब उनकी लिस्ट बनाना कि हमारा कितने लोग काम कर रहे हैं। देन दूसरा काम ये होता है कि इसमें देखते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, सारे डिपार्टमेंट्स की, तो सारे डिपार्टमेंट्स में कितने लोगों की जरूरत होगी। देन थर्ड तीसरी स्टेप जो जनरली होती है एस्टिमेटिंग मैन पावर के अंदर, तो तीसरी स्टेप आ जाती है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम के हिसाब से देखेंगे कि लोगों को हम कौन कौन से लोग हैं जिनकी जरूरत हमें है, उस प्रोग्राम के जरिए उनको लेकर आएंगे। तो प्रोग्राम के जरिए लोगों को लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पहली स्टेप ये हो गई, पहली स्टेप में एस्टिमेट बनाया आपने। दूसरी स्टेप में जब एस्टिमेट बन जाता है तो उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब कि आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन मतलब लोगों को देखना, पता करना कि हमें कहाँ कहाँ से लोग बाग मिल सकते हैं। तो इट रेफर टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ मैन पावर, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब कहाँ पे मिल सकते हैं, एंड मेकिंग एफर्ट टू सिक्योर एप्लीकेंट फॉर द वेरियस जॉब, और एफर्ट लगाना कि वो जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें। जब अप्लाई कर देंगे तो तीसरी प्रोसेस आती है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब मान लेते हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे आपके पास 200 लोग आ गए, लेकिन सिलेक्शन आपको मुश्किल से 50 लोग को करना है। तो इस चूजिंग करना आपको 200 में से टॉप 50 को, वो हो जाता है आपका क्या करना भाई, सिलेक्ट करना। जब सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद होता है उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट मतलब लोगों को जॉब पे लेकर आना, और जब ड्यूटी देना, और ड्यूटी के टाइम पे जब लोगों से मिलेंगे, है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन पहले से कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से मिलाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जाएगा जिसको बोल दिया जाता है ओरिएंटेशन। तो क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन। तो ये स्टेप्स होती हैं। लिखा है व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ही इज टू बी प्लेस्ड ऑन द जॉब फॉर व्हिच ही इज द बेस्ट सुटेड। तो जो बेस्ट सुटेड होगा उसके साथ जॉब रखी जाएगी। ओरिएंटेशन के लिए बारे में कहाँ लिखा हुआ देख लेते हैं। हाँ जी, द प्रोसेस ओरिएंटेशन और इंडक्शन इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। तो इंट्रोड्यूसिंग करने के ना, ओरिएंटेशन और इंडक्शन इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में पुराने एम्प्लॉय से मिलाना न्यू एम्प्लॉयज को, उसको कर देते हैं ओरिएंटेशन। देन अगर प्लेसमेंट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, तो उसके बाद मेन काम आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों में ही बहुत डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। ट्रेनिंग जो है वो किसी भी लोगों की स्किल्स को या नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करती है, पर डेवलपमेंट ओवरऑल मतलब उसके अंदर पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो, सारी चीज सीखे, उसको बोला जाएगा डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग केवल सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय इन डूइंग देयर जॉब थ्रू वेरियस मेथड। तो मेथड के जरिए उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा काम। और डेवलपमेंट होता है इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की ग्रोथ इन ऑल रिस्पेक्ट, सारी चीजें उसमें आए, उसको बोला जाएगा डेवलपमेंट। इसके बीच में एक डिफरेंस भी है जो कि अपन थोड़ी देर बाद आगे देखेंगे। फिर एक आखिरी काम होता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो काम कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बेकार कर रहा है, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करना कहलाएगा परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो ये 6 स्टेप्स होती हैं, इसलिए 4 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस इसके बनते हैं। ठीक है, तो ये अब यही 6 स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आपको दिख नहीं रही। ठीक भाई, तो आप ऐसा डायग्राम बना लेंगे, अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर सकते हैं चाहे तो, या नोट्स को इनको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। फिर बात करते हैं अगली स्टेप की। तो ये जो हमने सिलेक्शन मेथड्स पढ़ी हैं स्टाफिंग के अंदर, इन मेथड्स को ही अपने को चैप्टर में आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन इसमें से आएगा रिक्रूटमेंट, देन उसके बाद सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग। बस ये 3 टॉपिक्स को और पढ़ना है, चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश। इतना ही है। रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, तो रिक्रूटमेंट मतलब अभी बताया था एक प्रोसेस है, इसमें हम एम्प्लॉय को ढूंढते हैं, कहाँ से ढूंढ कर लाना है, तो यही मेन आपका काम होता है। तो 2 सोर्स जनरली हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स मतलब कि इंटरनल मतलब भीतरी होता है भाई। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप अगर सारी चीजें देख रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो उसको कह लेंगे इंटरनल सोर्स। और आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लेकर आ रहे हैं तो उसको बोल देंगे एक्सटर्नल सोर्स। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, देखिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला, अब इंटरनल के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दो, तो ये हो जाएगा इंटरनल सोर्स। दूसरा हो सकता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब आपके यहाँ मैनेजर छोड़ के गया,
पोस्ट खाली है तो आप करो अलग, या तो अलग से मैनेजर लेकर आइए, या फिर आपके यहाँ जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे थे जिनकी मैनेजर स्किल आपने बढ़ाई है, उन मैनेजर स्किल बढ़ाई है तो उसका बेनिफिट आप लीजिए, सबऑर्डिनेट को प्रमोट करके क्या बना दो, मैनेजर बना दो। तीसरा आता है लेफ। लेफ मतलब होता है कि जो टेम्परेरी वर्कर हैं आपके यहाँ काम कर रहे थे उनको वापस से परमानेंट काम पे लगाना, वो हो जाता है आपका क्या, ले ऑफ। तो ये 3 इंटरनल सोर्स हो सकते हैं। इंटरनल सोर्स के कुछ फायदे हैं, बेनिफिट्स आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, एडवांटेज या फिर कहें। पहला आ जाता है कि अगर आप इस तरह से इंटरनल कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज में मोटिवेशन बना रहता है, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, फिर कि हमें प्रमोशन मिलेगा भाई, मैनेजर बन जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। फिर इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कैसी भाई, आसान है, सिंप्लीफाई है। फिर वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ही कम हो जाएगा, तो नो वेस्टेज ऑफ टाइम एक इंपॉर्टेंस हो गया। और एक आखिरी हो जाता है फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर, तो ये बहुत सस्ती प्रोसेस पड़ती है, खर्चा नहीं होगा। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशन मतलब कमियां या तो डीमेरिट्स के नाम से पूछी जाएंगी या लिमिटेशंस के नाम से पूछ सकते हैं। तो पहला लिमिटेशन है द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, तो आपको मार्केट में फ्रेश टैलेंट है जो कि ज्यादा लैंग्वेज आती है या फिर ज्यादा अच्छे से काम आता है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा। इसके बाद एम्प्लॉय जो है वो लेथार्जिक हो जाते हैं। लेथार्जिक मतलब ज्यादा एनर्जी से काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग अगर यहीं पे टिके रहे, थोड़े टाइम तक अच्छे से काम करते रहे, तो हमें प्रमोशन तो मिल ही जाएगा। फिर स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, देखिए नया एम्प्लॉय नहीं आ रहा है तो सारे पुराने वर्कर हैं, उनके बीच में कंपटीशन की जो स्पिरिट है, काम करने की इच्छा है, कंपटीशन होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय में ऑफन द रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, और अगर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है जल्दी जल्दी अगर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करने वजह से प्रोडक्टिविटी, जितना की प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना लोगों से काम मिलना चाहिए, उतना काम तुरंत नहीं मिल पाता है, तो ये इसकी कमी हो जाती है। तो ये आपको दोनों चीजें पढ़ना है, 4 पॉइंट। ठीक। फिर आता है एक्सटर्नल सोर्स, तो इंटरनल होने के बाद एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल जो है वो बाहर से लेकर आने वाली प्रोसेस है। बाहर से प्रोसेस कैसे हो सकती है, तो पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये कुछ मेथड्स हैं, है ना, कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पहला हो जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कि आपने एक बाहर नोटिस लगा देना, नोटिस देने के बाद लोगों को बुलाया जाएगा जॉब के लिए, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। फिर आता है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर से कहने का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारा डाटाबेस बना हुआ है। देखिए जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 200 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करा, आपने सेलेक्ट करे 50। अगर 50 सिलेक्ट करे तो जो 150 पीपल जो आपके पास जिनका डाटा तो पहले से रखा होगा ना, तो उनको किसी को भी कैजुअली कॉल कर दिया जाएगा, तो ये हो जाता है कैजुअल कॉल। फिर थर्ड ये आया तो एडवर्टाइजमेंट के भी जरिए। एडवर्टाइजमेंट मतलब कि या तो न्यूज़पेपर में दे दो, न्यूज़पेपर के अलावा या तो ऑटो के पीछे चिपका दो, है ना, या बैनर लगा दो, तो ये एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। देन एम्प्लॉय एक्सचेंज। एम्प्लॉय एक्सचेंज से कहने का मतलब होता है कि regarded as the good source of recruitment for unskilled and skilled operative jobs, तो एम्प्लॉय एक्सचेंज मतलब लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लोगों को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, जहाँ पे कि आपने क्या करा, अपने यहाँ पे लोग थे उनको भेज दिया ट्रेनिंग पे, जो कि जिसको काम नहीं आता था, और जिसको काम आता था आप उसको यहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ गए, तो ये एक तरह से बदल लिया, तो बदलने को बोल देते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिर एक होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, तो जनरली कॉलेज में देखने को मिलता है। एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर, देखिए कैंपस रिक्रूटमेंट से मतलब कि कंपनी जाती है कॉलेज में, कॉलेज में से लोगों को या बच्चों को सिलेक्ट करके लेकर आती है, ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। देन उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार। ठेकेदार को बोलते हैं कि हमें 150 लोग या 250 लोगों की जरूरत है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को भेज देंगे। तो ये कुछ तरीके हैं बाहर से लोगों को लेकर आने के, अलग अलग मेथड्स हैं। अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो एक्सटर्नल में पहला हो जाता है, देखिए आप लोग अगर बाहर से लोग लेकर आ रहे हैं तो आपको एक क्वालिफाइड पर्सन मिलेगा, है ना। क्वालिफाइड मतलब कि आपने क्या करा, सिलेक्ट करा है ना 200 में से, तो सिलेक्ट टॉप 50 को तो करोगे, 200 लोग में से 50 सिलेक्ट कर रहे हो तो टॉप 50 करोगे, तो क्वालिफाइड पर्सन मिलता है। दूसरा वाइडर चॉइस, स्कोप बहुत ज्यादा भाई, बहुत सारे लोग आपके पास है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। फिर फ्रेश टैलेंट। टैलेंट जो है वो आपको कैसा मिलेगा, फ्रेश मिलेगा, और उनके सभी के बीच में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहती है। अगर एक्सटर्नल सोर्स आता है तो हमारे यहाँ के पुराने जो वर्कर हैं उनसे उनको भी कॉम्पिटिशन मिलता है। फिर लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन या सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि जो अपने यहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं वर्कर है, उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन होता है। उनका कहना है कि हम लोग कितने टाइम से काम कर रहे हैं भाई, प्रमोशन मिल ही नहीं रहा है, नए व्यक्ति को लेकर आए थे ऑर्गेनाइजेशन में बस। दूसरा ये प्रोसेस इसीलिए थोड़ी कॉस्टली प्रोसेस है। और तीसरा जो बेस्ट आपका डिसएडवांटेज है वो क्या है, ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही लेंदी है, मतलब लंबे टाइम तक चलता है प्रोसेस, एक बार में नहीं हो जाता। ओके, तो मेन आपका रिक्रूटमेंट के अंदर इतना ही है। देन दूसरा आपका पॉइंट टॉपिक था वो था सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है वो देखते हैं। सिलेक्शन मतलब रिक्रूटमेंट में आपने लोगों को ढूंढ लिया, देन उसके बाद उनको जॉब पे लेकर आना, कैंडिडेट को लेकर आना, यही आपका क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से
या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन। तो आपको बहुत ही ढूंढना है बहुत ही सुटेबल पर्सन आपकी जॉब के लिए। अब इसमें प्रोसेस पूछे तो सिलेक्शन में भी एक प्रोसेस होती है, सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ये डायग्राम पेपर में, अगर पेपर में आता है तो बना के जरूर आए। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है तो सिंपल सा जैसे हमने बताया था। पहली होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, तो ये सारे पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है क्वालिफिकेशन के लिए। ओके, तो इसमें लिखा है आफ्टर एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव दे आर प्रॉपर्ली चेक एज रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ईटीसी वगैरह। तो सारी चीजें चेक करी जाती है व्यक्ति ने जो दिया है डाटा वो सही है कि नहीं, बाय स्क्रीनिंग कमिटी। ठीक है, ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मेड एंड सुटेबल। तो टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट के बाद सिलेक्शन टेस्ट। तो इसमें आपने स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग के बाद जो आपने सुटेबल है उनको रखना है, बाकी को क्या कर देना, निकाल देना है। अगर आपने सुटेबल को रख लिया तो उसके बाद उनका लिया जाएगा टेस्ट। टेस्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप से करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 दिए हुए हैं तो वो देखते हैं। पहला होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल से कहने का मतलब व्यक्ति जो भी आया है उसका बिहेवियर दिमागी तौर पर संतुलन है कि नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं गुस्सा हो गया मशीनें तोड़ के चले गए पता लगे। फिर हो गया सेकंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से कहने का मतलब जो भी व्यक्ति जॉब के लिए आया है उसका हम चेक करेंगे कि उसको काम आता है कि नहीं पर्टिकुलर जॉब के लिए, है ना। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से करवाता है। फिर थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू से कहने का मतलब जो भी उसका हमने टेस्ट वेस्ट लिया है उसके बाद उसको पर्सनली बुलाया जाएगा, पर्सनली उसको चेक करा जाएगा जो उसने डाटा दिया है वो सब सही है कि नहीं। इसमें कुछ 3 पॉइंट हैं वो देखते हैं। टू फाइंड आउट सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट उस काम के लिए सुटेबल है कि नहीं। फिर सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, कैंडिडेट की और भी इन्फॉर्मेशन इसके जरिए हमें मिल जाएगी। टू गिव द कैंडिडेट एक्यूरेट पिक्चर ऑफ जॉब, उसको हम प्रॉपर तरीके से जॉब को डिफाइन कर पाएंगे और वो टर्म्स एंड कंडीशन सारी बताई जाती है इंटरव्यू के जरिए। देन आता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक से कहने का मतलब होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है भाई। रेफरेंस को कह सकते हैं जुगाड़। कोई भी कंपनी में जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए अप्लाई करने आता है तो सबसे पहले रेफरेंस चेक करते हैं। रेफरेंस से कहने का मतलब होता है कि उसका कोई ना कोई रिलेटेड या कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर व्यक्ति जिसको जॉब पे रखा आपने उसको ट्रेनिंग दी, वो कल को भाग गया तो फिर, है ना, किसको पकड़ा जाएगा। तो पकड़ने के लिए फिर कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए रेफरेंस चेक करा जाता है। रेफरेंस में जनरली फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, पास्ट एम्प्लॉयमेंट देखते हैं और एजुकेशन या पुलिस रिकॉर्ड वगैरह चेक करा जाता है। ठीक है, देन आता है सिलेक्शन डिसीजन। तो ये जो कमिटी है मेन वो देखती है कि हम व्यक्ति को रखना है कि नहीं रखना है, तो डिसीजन लिया जाएगा सिलेक्शन के ऊपर और कुछ नहीं। और छठी, ये सब जगह नहीं होता, मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ये डिफेंस सर्विसेज वगैरह जनरली में होता है। तो जहाँ कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहाँ पे मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं आप माइंस वगैरह में अगर जॉब करने जाएंगे, खदानें जो होती है जमीन के नीचे काम करते हैं, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट से जरूर लगता है और फिजिकल टेस्ट कि कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। पता लगे नीचे खदान में गया भैया को हार्ट अटैक आ गया, है ना। लिखा है क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन शुड सर्टिफाइड वेदर द कैंडिडेट इज फिजिकली फिट टू बी रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेसिफिक जॉब। तो ये जॉब के हिसाब से चेक कराया जाता है और आखिरी प्रोसेस में जब सब कुछ हो गया तो उसको दे दिया जाता है जॉब का ऑफर। तो आप जॉब के लिए भैया पूरी तरह से वैलिड हैं, आप आइए जॉब करिए हमारे यहाँ पे। द बोर्ड टर्म्स एंड कंडीशन, पे स्केल वगैरह सारी चीजें उस पर लिखी रहेगी, कितना काम मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कौन कौन से काम तक आपको करना है। फिर एक आखिरी काम होता है, तो ये भी सब जगह नहीं होता, जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि वर्क कंपनी और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में ये लिखा रहता है कि आपको कितने टाइम तक काम करना है, आप कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक टाइप से एग्रीमेंट। तो आफ्टर गेटिंग द जॉब द कैंडिडेट हैव टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। आफ्टर एक्सेप्टेंस बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल बी साइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विच कंटेन्स, उसमें लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन, पे स्केल, लीव रूल, आवर ऑफ वर्क, मोड ऑफ टर्मिनेशन, ईटीसी ईटीसी। तो ये सारी चीजें उसमें कंपनी के जो एग्रीमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें उसमें लिखी रहती है। इतना था इसमें, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है तो इसको आप लोग पढ़ेंगे आराम से। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन। देन आती है प्रोसेस आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में काम सिखाना है ना, ट्रेनिंग में काम सिखाना ही होता है। तो ट्रेनिंग में अंदर क्या होता है कि जनरली जो भी वर्कर आया है उसके नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए कोई भी व्यक्ति जो थियोरेटिकल आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिकल से बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, जितना भी आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल से बहुत डिफरेंट होता है। तो इसलिए थ्योरेटिकल चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए कंपनी जनरली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखती है कि हम जो काम करेंगे आप उसको कैसे करेंगे। तो ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज and technical skill of an employee for doing particular job efficiently. Both existing employee and new employee get acquired. तो जो भी पहले से काम कर रहे हैं उनको भी टाइम टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है और जो नए व्यक्ति हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है।
अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे बेनिफिट अलग अलग टाइप से पूछते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको। कैसे ध्यान रखेंगे कि बेनिफिट जो पूछे गए हैं वो किसके लिए पूछे गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूछे गए हैं, ये डार्क रेड देखते हैं, हाँ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूछे गए हैं या फिर एम्प्लॉय के हिसाब से। ठीक है, दोनों को अलग अलग बेनिफिट है। तो एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो ट्रेनिंग देने से आपकी क्या बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी बढ़ेगी, ज्यादा से अच्छे से काम करके देगा। एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ेगा, काम क्योंकि उनको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग दी जा रही है तो उन्हें अच्छा लगता है कि भाई ट्रेनिंग कंपनी हम पे ध्यान दे रही है। फिर एम्प्लॉय गेट न्यू टेक्निकल नॉलेज, नया टेक्निकल नॉलेज मिलेगा और वो मशीन का एफिशिएंट तरीके से यूज कर पाएंगे, मतलब अच्छे तरीके से मशीन को यूज कर सकते हैं। देन बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हिसाब से बात करें तो एम्प्लॉय का जो स्किल्स एंड नॉलेज है वो बढ़ेगा। फिर परफॉर्मेंस बाय द इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर, अगर आप उसको ज्यादा अच्छा से ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल बढ़ेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए इच्छा को प्रतीत करेगा। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और सेटिस्फेक्शन जनरली वर्कर में बढ़ता है। तो इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, ये बहुत इजी हैं वैसे, इतने कठिन नहीं है आप सोच रहे हैं। ट्रेनिंग की भी मेथड होती है, तो पहली होती है ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मतलब कि ऑन द जॉब से कहने का मतलब यहाँ लिखा है वर्क प्लेस पे ही उसको क्या सिखाया जाए, काम सिखाया जाए, मतलब कि जहाँ पे काम हो रहा है और कंपनी एक प्रोडक्शन है, एक मान लेते हैं कॉलेज में आप बच्चे हो, आपको काम सीखना है तो आप क्या करोगे, कंपनी ज्वाइन करोगे, तो ये ऑन द जॉब प्रोसेस होती है। आप कंपनी में जाओगे, काम सीखोगे, तो इसको करने के 3 तरीके होते हैं। पहला आता है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है, तो इसमें एक सुपरवाइजर रहेगा, उस सुपरवाइजर के अंडर में या फिर आप कह सकते हैं मास्टर आदमी को, है ना, तो उस मास्टर आदमी के अंडर में आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन छोड़ना कहाँ पर है, जहाँ पे कंपनी में रियली में वर्क हो रहा है वहां पे। तो द ट्रेनिंग इज गिवन स्टाइपेंड व्हाइल लर्निंग, तो इसमें लोगों को थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है ताकि उसको काम करने में मजा आए, काम करते करते पैसे भी मिलते लगता है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलता है ना, क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड पे हो। एक होते हैं अप्रेंटिस, अप्रेंटिस में फिर से एक मास्टर आदमी रहेगा, उसके अंडर में आप क्या सीखोगे, काम, तो उसको बोल दिया जाता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग। देन होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, तो इंटर्नशिप जो है वो आप कॉलेज में रहते हुए ही, कॉलेज के एक एग्रीमेंट साइन होता है कॉलेज और कंपनी के बीच में, आपको एक लेटर लगता है, उस कॉलेज में रहते हुए आप क्या करोगे, काम सीखने आओगे, तो उसे कह देते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो अंडर दिस मेथड an educational institute enter into agreement with industrial expertise for providing practical knowledge to its student, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए कॉलेज ही किसको अप्रोच करता है, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करता है ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। देन थर्ड टाइप की ट्रेनिंग होती है जिसे कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। तो ये जनरली जब आप लोग का जॉब सिलेक्शन हो जाता है उस टाइम पे जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको बोलते हैं अपन इंडक्शन ट्रेनिंग, है ना। तो इसमें लिखा द ड्यूरेशन ऑफ सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग में बी फ्रॉम फ्यू आवर टू फ्यू डेज, द इंडक्शन प्रोवाइड ए गुड अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज एंड ब्रीफ न्यू कमर टू द कंपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी। तो आप कंपनी में जब सिलेक्शन होकर चले गए उस टाइम पे जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसे बोल देंगे इंडक्शन ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिस और इंडक्शन में डिफरेंस ये है कि अप्रेंटिस के टाइम पे आप किसी मास्टर के अंडर काम कर रहे हो और वहीं पे सीख रहे हो, और इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो जॉब लगने के बाद दी जाती है। ठीक है, अप्रेंटिस और इस इंडक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एक आखिरी क्वेश्चन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है चैप्टर का, कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग मतलब मैंने बताया था केवल छोटी सी स्किल वगैरह लोगों को सिखाई जाती है, तो डिफरेंस पढ़ें तो डिफरेंस से ज्यादा अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला डेफिनेशन की बात करते हैं। इट मीन्स इम्पार्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, है ना, कोई पर्टिकुलर जॉब के ऊपर आपको ध्यान देना है, केवल वही चीज आपको सिखाई जाएगी, किसके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, जो भी काम कर रहे हो केवल वही सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में। डेवलपमेंट की बात करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल सारी जितनी भी चीजें हैं उन सबके ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो लिखा है इट मीन्स ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल रेस्पेक्ट, तो सारी चीजें सिखाई जाएंगी उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। पर्पस क्या होता है भाई, तो ट्रेनिंग का पर्पस होता है जो भी हमारे कंपनी में करंट जॉब है वो ज्यादा अच्छे से हो सके, तो इट इज कंसर्न विद मेंटेन एंड इंप्रूविंग करंट जॉब परफॉर्मेंस, तो करंट जॉब परफॉर्मेंस के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट व्यक्ति के फ्यूचर में काम आने वाली चीजों के लिए डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, तो स्किल सिखाई जाती है, स्किल फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। मेथड की बात करें तो मेथड लिखा है इट इज इम्पार्टेड थ्रू ऑन द जॉब मेथड, तो ट्रेनिंग जब काम है ऑन द जॉब मेथड के हिसाब से दी जाती है। डेवलपमेंट की बात करें तो ये जॉब के अलावा अलग से करना होता है, खुद को करना होगा, आपको डेवलपमेंट अपना करना है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, ये कोई नहीं करेगा, स्किल सीखना पड़ेगी ना। इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव मतलब कौन के जरिए कराई जाती है, द बॉस टेक द इनिशिएटिव फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, तो बॉस अपने ऊपर ले लेता है चीजें भाई, है ना, कि मैंने सिखाई, मैंने ट्रेनिंग दी है। पर डेवलपमेंट की बात करें तो ये सेल्फ ग्रोथ की बात है, ये खुद से ही करना आपको होगा। देन ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन ट्रेनिंग का खुद आपको पता है वैसे बहुत शॉर्ट होने वाला है, कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग देते हैं फिर काम पे लगा देंगे, तो वेरी शॉर्ट है। और डेवलपमेंट जो है वो एक लंबे टाइम तक चलने वाली प्रोसेस होती है, तो टेक प्लेस ओवर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बस इतनी सी कहानी थी इसमें, है ना, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना।
बस इतना कर लेंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। 4 नंबर का आराम से क्वेश्चन करके आ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, समझ में आया तो शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।